हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ होंगे आज इरफान खान साहब। आलमी सतह पे जो तब्दीलियां पैदा हो रही हैं उस पे आज बात करेंगे, और जो यूक्रेन की जंग कहाँ तक पहुंची और इसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, ये अमेरिका में बड़ी बड़ी ताकतों के जो सरबराहान हैं वो मिले हैं, और जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, और अमेरिका के सदर की जो मुलाकात है इसमें इसराइल का कुछ रखा गया मामला। किस नज़र से देखते हैं, और पाकिस्तान आया इसराइल को तस्लीम कर लेगा जिस तरह ये हमारे सऊदी अरब और ये दूसरे ममालिक तस्लीम कर रहे हैं? देखिए, ये जो बाइडेन साहब का एजेंडा है कि भाई इसराइल और मशरक वस्ता के अंदर वो चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दे। मशरक वस्ता को उन्होंने बिगाड़ के भी देख लिया, बमबारी करके भी देख लिया, बाद ममालिक को खत्म करके भी देख लिया, जमीन से लगा के देख लिया। खत्म करने से मुराद ये है जैसे शाम है, जैसे इराक है, जैसे लीबिया है। अब वो चाहते हैं कि भाई दूसरे अरब ममालिक को समझाना कि भाई या तो अपना अंजाम वो देख लो जो मैंने उन तीन मुल्कों के साथ किया है, या ये है कि हमारी पॉलिसी इंटरनेशनल पॉलिसी है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका वो हिस्सा बन जाए। और बज़ाहिर नजर यही आता है कि अब अरब ममालिक जो है उन्होंने झुकने का इरादा कर लिया और इस जंग से बचने के लिए। और वो अब जो बाइडेन साहब की पॉलिसी के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो मामूल बना रहे हैं। जो दूर परे के ममालिक हैं, कतर है, बहरैन है या दूसरे अरब मुल्क हैं, उन्हें तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सऊदीया की ये पॉलिसी रही है कि वो शुरू से फलस्तीन को सपोर्ट करते रहे। फलस्तीन का जो बजट है वो भी ज्यादा सऊदी अरब भी उठाता है, खर्चा उसका देता है वो महमूद अब्बास को या तो इस लिहाज से वो बास तहफात है सऊदी अरब के कि वो अगर वो पूरा कर दे जो बाइडेन साहब, तो फिर इसराइल को तस्लीम करने में उन्हें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात अब काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। बज़ाहिर ये लगता है कि अंदरूनी खाना तय पा चुका है कि इसराइल ने या सऊदी अरब ने हामी भर ली हुई है कि हाँ हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन यह है कि बस जो बास फलस्तीन के मामलात हैं वो सेटलमेंट हो रही है आजकल के अंदर, और वो चंद दिनों तक ऐसे नजर आता है कि हो जाएगी, और उसके बाद इसराइल जो है वो तस्लीम कर लेगा, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। जब अब जो उन्होंने नया शोशा छोड़ा है, उन्होंने 6 और ममालिक भी हैं, तो उनमें उनमें बाकी जो 6 ममालिक हैं या तो वो दूर परे के ममालिक हैं, अगर इंडोनेशिया है या मलेशिया है, जो, वो ऐसे ममालिक अगर तस्लीम कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उनकी कोई पॉलिसी ऐसी है कि वो फलस्तीन के मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं। असल तो करीब के ममालिक हैं, इनमें दो बड़े ममालिक हैं, एक ईरान है और एक पाकिस्तान है। ईरान तो अभी तक तस्लीम करने की फेवर में नहीं है। आज भी जो उनके अमेरिका सदर का बयान है ईरान के, उसमें उसने कंडेम किया है और वार्निंग दी है कि ये जो सुलह सफाई हो रही है इसराइल के साथ, जो मुआहदात हो रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाले। ये उनकी एक कहना चाहिए कि एक जेन खितरा है, या जो जैसे ईरान सोचता है या जो ईरान चाहता है उसको उन्होंने बयान कर दिया। आम ममालिक है पाकिस्तान, जो बुरी तरह इस वक्त जिसे कहना चाहिए मुख्तलिफ शिकंजों के अंदर आया हुआ है। अभी जो कल कौमी दिन था चीन का, उसके अंदर चीन के सफीर ने ये बात कह दी है कि 26 अरब डॉलर हमारा खर्च हो चुका है सीपेक के ऊपर। और उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। 10 साल हम लेट जा रहे हैं। सीपेक को जो मंसूबा इन्होंने बनाया था उसमें वो कंप्लीट ही नहीं हो चुका अब तक, और अब तक 26,000 डॉलर जो है, 26 अरब डॉलर इनके चीन के खर्च हुए हैं। और आगे जो है वो अंधेरा नजर आ रहा है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो उसको कामयाब नहीं होने देंगी। उसमें बात इशारे दिए हैं चीन के कौंसल जनरल ने भी, लाहौर में भी, और चीनी सफीर ने भी, जो पाकिस्तान के कान खड़े करने के लिए। दूसरा ये है कि इस वक्त 37 लाख अफगान महाजर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। और ये आपको पता है कि अफगान महाजरों में से 1% भी नहीं, मैं कह सकता हूँ, जिनकी जो पाकिस्तान को फेवर करते हो। हर अफगानी ने पाकिस्तान से फायदा उठाया, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बोलते हैं।
और पाकिस्तान के अंदर भी कल वली खान साहब के बेटे ने जो बयान दिया है कि भाई अफगानिस्तान के नाम के ऊपर आप पख्तूनों के साथ ज्यादती बंद करें, इसका मतलब है कि पख्तून भी इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, ये किसी वक्त भी पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं। अच्छा। इस तरह पाकिस्तान मुख्तलिफ साइडों से उसमें माशी तौर पे मुल्क की हालत ये है कि भाई आपको पता है कि जो इस वक्त हर चीज कर्जे के ऊपर चल रही है। मुल्क के चाहे तो तनख्वाहें हैं वो भी कर्जे में से दी जा रही है, जो पेंशन है वो भी कर्जे में से दी जा रही है, कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा बच नहीं रहा जो मुल्क तरक्की कर सके। इसलिए हर तरफ से पाकिस्तान जो है इस वक्त खतरे में आ रहा है और मुमकिन है कि भाई पाकिस्तान फिर इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके इन खतरात की वजह से और वो भी इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाए। वो अब तक तो पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं किया। जो कल भी ज़ोहरा बलोच साहब है जो वज़ारत खारजा की तर्जुमान है, उन्होंने डिनाई किया है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करें। अगर इस मामले में कोई डेवलपमेंट हुई है अमेरिका में या निगरान वज़ीर आज़म के दरमियान तो वो कहती हैं कि अभी हमारे इल्म में नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म साहब वापस आ रहे हैं, लंदन पहुंच गए हुए हैं, लेकिन वज़ीर खारजा साहब अभी अमेरिका में ही है। मुमकिन है वो इस बातचीत का हिस्सा बन रहे हों और तस्लीम करना या ना करने के मामला जो है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है जो बज़ाहिर नजर आता है कि वो सऊदी अरब को किसी बात के लिए इनकार कर सके। इसलिए अगर सऊदी अरब की तरफ से ये प्रेशर आ गया कि हाँ आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए कि इस वक्त जो कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है या वो कतर का है या वो सऊदी अरब का है, हमारे अपने पास तो कुछ है नहीं। या तो फिर मुल्क को खत्म कर लें और या फिर ये उनकी बात मान के तो उनसे कुछ वसूल कर लें। इसलिए इम्कान यही है जिस किस्म के हालात पैदा हो गए खित्ते के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान घिर गया है माशी तौर पर और दूसरे इंटरनेशनल मामलात में, उसके बाद जो सऊदी अरब फैसला करेगा वो पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा। आपने इंटरनेशनल तौर पे तो बता दिया कि शिकंजे में फंस गया पाकिस्तान, लेकिन अंदरूनी तौर पे बाज़ दफ़ा हमारे सिपा सलार या वज़राए आज़म भी कहते हैं कि हमें अंदर से खतरा है और अंदर की निशानदही साफ नजर आती है। शरपसंद फैल रहे हैं, शरपसंदों को नजर नहीं आ रहा कि मुल्क की हालत कैसी है और हम जल्द से जुलूस निकाल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर तो फरकाबाजी और कुफर के फतवे लगाकर एक दूसरे की इबादत गाह गिरा रहे हैं। इस्तेमाल हो रहा है, वो किसी के हाथों में इस्तेमाल हो रहा है, वो खुद अचानक ऐसी तहरीकें नहीं चलती। अब जो ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि भाई पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान एमयू के खिलाफ एक नया बहास शुरू हो गया। अब कल जो उखाड़े के अंदर उन्होंने कह दिया कि जुमा भी ये नहीं पढ़ सकते, ये एक नया नारा बुलंद हो गया कि जी हम इनको जुमा नहीं पढ़ने देंगे, जुमा भी इस्लामी इबादत है, ये जुमा नहीं पढ़ सकते। वो अब सोशल वीडियो जो वायरल हो रही है उसको पढ़े। इसका मतलब नए से नए मुतालबा आते हैं। अंदरूनी तौर पर मुल्क को भी कमजोर जो कर रहे हैं वो बैरूनी ताकतें कर रही हैं जो इधर उधर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। वही लोग हैं जो पाकिस्तान के और इस मौलवी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इनको डॉलर देके और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जब तक वो अपनी बात पाकिस्तान से मनवा नहीं लेंगे उस वक्त तक इस किस्म के खतरात, इस किस्म के फितरे जो है वो मुल्क को कमजोर करने के लिए अंदर से सर उठाते रहेंगे। सिर्फ इसराइल को मनवाने के लिए या अपनी बातें मनवाने के लिए वो फिरका वाराना फसाद करवाना चाहती हैं बड़ी ताकतें। इसलिए इस नाम के ऊपर, इस्लाम के नाम पे मुसलमान जो जाहिल आबादी है वो एकदम उठ खड़ी होती है बगैर सोचे समझे और उन दूसरों का काम जो है वो आसान हो जाता है। इसलिए इसको मजहब को जो है इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। मजहब कार्ड इस्तेमाल करना क्योंकि आसान है, लोग जल्दी जज्बात में आ जाते हैं, बगैर सोचे समझे उठ खड़े होते हैं लोगों को कत्ल करने के लिए, आग लगाने के लिए, मारने के लिए। तो इसलिए लोग जिन्होंने कमजोर करना है पाकिस्तान को वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्योंकि आप अक्सर तबसरों में सिविल सोसाइटी की तवज्जो इधर दिलाते हैं, तो हमारे उलमा का एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान में, असेंबली में भी बैठा हुआ है, सियासत में भी है, मदारस भी खोले हुए हैं, तो उलमा का क्या किरदार होगा इसमें? उलमा तो सारा कुछ करवा रहे हैं। अगर बड़े उलमा चाहें जो जिनको नाम है, अगर वो चाहें इन लोगों को खामोश करवाना तो इनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, इनको खामोश करवा सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं कि ये इस वक्त मुल्क जिन खतरात में घिरा हुआ है, ये मौका नहीं है कि इस किस्म के मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो खुद खामोश है, उसका मतलब है इस पार्ट का हिस्सा बने हुए हैं।
अभी आपने अफगानियों की बात बताई है, कहते हैं कि अफगानिस्तान अपने जो सोने के ज़खायर हैं उससे फ़ायदा उठा रहा है और पाकिस्तान अपने मुकदमात ही भुगत रहा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जब अमेरिका चला गया वो फ़ायदे में रहा है और पाकिस्तान नुकसान में रहा है। जाहिर जो इस वक्त हालात हैं उसके अंदर तो यही नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है हम्म, और पाकिस्तान के खतरात जो है वो बढ़ रहे हैं। हम्म। अच्छा, अब एक एक रोशनी और डाल दीजिए। सऊदी अरब को किससे खतरा है? वो दफाई मुआहदात बड़े बढ़ा रहा है, ईरान से उसकी सुलह हो गई है, बाकी उसके साथ कोई करते नहीं है, इस्लामी ममालिक उसके साथ हैं, इसराइल से वो पिंगे बढ़ा रहा है। तो सऊदी अरब को दफाई मुआहदात करने की वजह क्या है? देखें, खतरा हर वक्त हर मुल्क के लिए मौजूद है। अच्छा। जितने भी कमजोर मुल्क हैं हम्म, उन्हें हर वक्त बड़ी ताकतों से खतरा रहता है। बड़ी ताकतें जो है जिन्होंने दुनिया का कंट्रोल संभाला हुआ है, जिस वक्त तो पैंतरा बदलना चाहें उन्हें देर नहीं लगती। वो अपने मफादात को देखते हैं। वो तमाम दोस्तियां यारियां जो है जिनके बड़े बड़े ऐलान होते हैं वो सब धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए या तो बड़ी ताकतों से बना के रखनी पड़ती है या ये है कि अपनी एक तैयारी साथ रखनी पड़ती है। किसी वक्त अगर कोई बड़ी ताकत उनसे बिगड़ जाए तो फिर कम से कम अपना दिफा तो ये कर सकें, ये कुछ दिन तो दिफा कर सकें। अब ये जो बागी कबाइल के साथ सऊदी अरब को एक खतरा मुस्तकिल सर पे रखा हुआ है। हौसी कबाइल जो है जी जी। वो उनको कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। बजाय तो ये ईरान वाले कहते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी ताकत उनके साथ मिल जाए तो फिर एक मुस्तकिल दर्द सरी या एक मुस्तकिल खतरा तो ईरान के सऊदी अरब के सर पे मौजूद होगा। इसलिए बहरहाल दिफा से तो गाफिल नहीं हुआ जा सकता। अच्छा, अब छोटी सी खबर निकली है कि जर्मनी में जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उसके बारे में हुकूमत ज़रा मुतहर्रिक हुई है, कोई बॉर्डर उसने बंद किए हैं। तो क्या चाहती हैं, ये भी इंतखाबात की वजह से कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ? नहीं, देखें, सबसे ज्यादा बोझ जो है जर्मनी के ऊपर पड़ रहा है। जो जी। भी जिस बॉर्डर से भी दाखिल होता है वो आखिर जर्मनी की तरफ आ रहा है। हम्म, और जर्मनी की भी एक मतलब एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकती है ना। हम्म, इकोनॉमी भी एक हद तक बर्दाश्त कर सकती है। जितने भी आते हैं सबके ऊपर खर्च करना पड़ता है हुकूमत को। हम्म, और ये हुकूमतें वो है जो बाहर की दुनिया को भी, गरीब ममालिक को भी सप्लाई देती हैं, अफ्रीकन ममालिक को भी मदद देती हैं, मुल्क के अंदर भी उन लोगों को जो आने वाले हैं उनका भी हर चीज के लिए एक बजट के अंदर एक मखसूस रकम होती है जहां तक वो खर्च कर सकें। और इस वक्त तारकीन वतन का बोझ जो है मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। अब वक्त आ गया कि कहीं ना कहीं इनको स्टॉप लगाया जाए। जिसकी वजह वजह यह है कि जो गैर मुल्कियों के मुखालिफ पार्टियां हैं उनको फायदा पहुंच रहा है और वो पॉपुलर होती चली जा रही है। जो कल को 2-4 सीटें लेती थी आज वो अक्सरियत के साथ एक बड़ी तादाद के साथ असम्बलियों में पहुंच रही है, सूबाई असम्बलियों में, नेशनल असम्बली में। और जो बड़ी असल जर्मनी की पार्टियां हैं उनकी तादाद जो है नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में सुकड़ती चली जा रही है। इसलिए सियासत जो ये पलटा खा रही है उसकी मेन वजह जो है ये महाजरीन की आमद भी है जिनका सिलसिला रुकने को तैयार नहीं। इसलिए जर्मन मजबूर हो गए कि कोई ना कोई नई पॉलिसी ऐसी इख्तियार करें जिससे महाजरीन की आमद को रोका जा सके। यूक्रेन की जंग थोड़ी सी ठंड पड़ी है या खबरों में वो कमी आ गई या दूसरी खबरें ले ली हैं जंग की जगह पे? क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में या साल में कि यूक्रेन का क्या? एक मुस्तकिल जंग इसी तरह चलती रहेगी। उसके लिए बाकायदा जिसे कहना चाहिए जंग अजीम वाली कैफियत नहीं रहेगी। लेकिन ये है कि इनको भी जरूरत है कि गैस और तेल जो है बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है इधर उधर लेने के पूरे यूरोप को। और उनको भी पता है कि इनको इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए ना तो वो ये चाहते हैं कि पूरे तौर पे एक बाकायदा जंग हो और ना ही वो रशिया के नीचे लगने के लिए तैयार है। इसलिए ये वजह है जो आपको नजर आता है। चंद दिन आराम के गुजर जाते हैं लेकिन इसी कैफियत के साथ ये मामला चलते रहेंगे और ये जंग जो है लंबा अरसा जारी रहेगी जो वजह नजर आता है। आपका बहुत शुक्रिया, आज आलमी खबरों और पाकिस्तान की खबरों पर तबसरा लिया गया। नसीर को इजाज़त दीजिए, आपका शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।